नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं सुल्तानपुर से श्री साथी लाल जी की रिपोर्ट। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्याऊ का उद्घाटन किया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर 2011 जनगणना के आधार पर सीट तय करने पर सवाल उठाए और नई जनगणना की मांग की। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्ताव है उसका पत्र मुझे भी मिला है और महिला आरक्षण बिल के विरोध में कोई नहीं है। जब ये बिल प्रस्तुत किया गया था उस समय भी हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जो भी मौजूदा सीट है उसमें 33% आरक्षण दे दीजिए। उस वक्त सरकार तैयार नहीं हुई। आज भी वही स्टैंड आम आदमी पार्टी का है। 543 सीट में आप 33% आरक्षण दीजिए, तुरंत दीजिए, हम खुलकर आपका समर्थन करेंगे। लेकिन बगैर जनगणना के, बगैर डिलिमिटेशन के अगर आप महिला आरक्षण बिल के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो पूरे देश के सामने आपको एक्सपोज करेंगे। आप 2011 की गणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ये तो महिलाओं का हक मार रहे हैं आप। चुनाव होना है 2029 में, 2011 की गणना हुई है। 18 साल में जो देश के महिलाओं की संख्या बढ़ी उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा? तब तय होगा जब आप मौजूदा जनगणना कराएंगे। आज जनगणना कराइए। आज की जनगणना के मुताबिक जितनी सीटों की संख्या बढ़ती हो पूरे देश में, उसमें 33% आरक्षण दीजिए। हम उसमें भी आपके साथ खड़े। मैं कह रहा हूं 33 की जगह आपको लगता है 35 देने की जरूरत है, 35 दीजिए, हम आपके साथ उसमें भी खड़े हैं। लेकिन 2011 की जनगणना पे आप नौटंकी करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको बंगाल का और तमिलनाडु का चुनाव जीतना है। तो आपकी उस नौटंकी में हम साथ नहीं देंगे। 543 सीटों में 33% आरक्षण देना हो, आज दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। फिर दोहरा रहा हूं, पूरे देश की विधानसभाओं में मौजूदा संख्या में 33% आरक्षण देना हो, हम आज समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप सीटों की संख्या में कोई घटाव बढ़ाव करते हैं तो उसके लिए जनगणना का होना आवश्यक है। बिना उसके डिलिमिटेशन करना महिलाओं के साथ घोर विश्वासघात करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या कम होने पर भी उन्होंने चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए। कैसे देख रही है? उत्तर प्रदेश का SIR अब आप देखिए, ज्यादा दूर मत जाइए। उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का औसत क्या है? 52 पुरुष 48 महिला। ये उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का रेशियो है। लेकिन जब आप मतदाता की सूची देखते हैं तो उसमें 55% पुरुष हैं और 45% महिलाएं हैं। तो 3% महिला कहां चली गई भैया? 3% पुरुष मतदाता सूची में बढ़ गए और 3% महिलाएं मतदाता सूची में कम हो गई। तो किन महिलाओं का आपने वोट काटा है भाई? जब औसत में 52 और 48 का औसत है, यानी 100 लोगों में 52 पुरुष है, 48 महिलाएं हैं, तो मतदाता सूची में भी तो वही दिखना चाहिए। 52% पुरुष 48% महिलाएं दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए समझ में आता है। 3% महिलाएं कहां चली गई? वो कौन सी किस वर्ग की महिलाएं हैं जिनका आपने वोट काटा है? ये बताइए आप। नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट गया, बीजेपी का वोट कट गया, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान हुआ, बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा। अभी वोट बढ़ाने का टाइम है। अब जो वोट बढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष के लोगों का वोट नहीं बढ़ेगा। ये बात समझिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सरकार के कर्मचारी, उन्होंने 2 लिस्ट तैयार की। एक नगर पालिका नगर निगम की और एक पंचायत के, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदाता सूची।
दिसंबर में वो सूची जारी होती है तो वोटों की संख्या ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की है 17 करोड़ 2 लाख। ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 2025 में सूची जारी होती है, मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश के ही योगी आदित्यनाथ के कर्मचारियों के द्वारा तय की गई 17 करोड़ 2 लाख। और जब उन्हीं कर्मचारियों ने जनवरी के महीने में विधानसभा की सूची जारी की तो उसमें मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 55 लाख। 4.5 करोड़ मतदाता कहां चले गए भैया, कहां चले गए? तो एसआईआर, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस घोटाले के प्रमुख ज्ञानेश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में ये चुनावी घोटाला पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रहा है। विदेश नीति पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रोक जरूरी है। साथ ही युद्ध जैसी स्थिति को लेकर भारत को शांति की अपील करने को कही। अमेरिका इजराइल युद्ध चल रहा है, ईरान और पाकिस्तान नेगोशिएशन करा रहा है, तो क्या लगता है भारत की डिप्लोमेसी? देखिए, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, हम बाबा गुरु नानक देव जी के देश हैं, हम संत कबीर जी के देश हैं। और शांति वार्ता कौन कर रहा है? पाकिस्तान जैसा आतंकवाद को पोषित करने वाला देश, वहां पे हो रही है शांति वार्ता। जहां पे लादेन को संरक्षण मिला था वहां हो रही है शांति वार्ता। तो ये भारत की और खास तौर से प्रधानमंत्री की ही खीखी वाली विदेश नीति का फेल्योर है। प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि ही खीखी विदेश नीति नहीं होती है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनानी होती है अपने कर्मों से और अपने चरित्र से और अपने फैसलों से। जब आप हर जगह ढुलमुल रवैया अपनाएंगे और रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेंगे तो दुनिया में आपकी क्या हैसियत है, इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। मैं देख रहा हूं शांति वार्ता फेल हो गई तो कुछ लोग उस पर जश्न मना रहे हैं। आप मनाइए जश्न। अगर दुनिया में युद्ध चलता रहेगा तो उसका असर भारत में भी तो पड़ेगा। हार्मोज का समुद्री मार्ग बंद रहेगा तो तेल और गैस के दाम हिंदुस्तान में भी बढ़ेंगे। तो इसमें जश्न मनाने की क्या बात है? पूरी दुनिया इस समय पहल कर रही है युद्ध रुके। भारत को भी पहल करनी चाहिए युद्ध रुके। युद्ध रुकेगा तभी देश में महंगाई रुकेगी, युद्ध रुकेगा तभी देश में गरीब आदमी को राहत मिलेगी, युद्ध रुकेगा तभी गैस का दाम कम होगा, तेल का दाम कम होगा, युद्ध रुकेगा तभी बड़े शहरों से जो पलायन हो रहा है गरीब आदमी का, मजदूर का, वो पलायन रुकेगा। तो युद्ध के रुकने से कई प्रकार के फायदे हैं। इसलिए शांति वार्ता फेल हो गई, इसलिए यहाँ अंधभक्त और कुछ गोदी तथाकथित गोदी मीडिया के लोग जश्न मनाने का जो काम कर रहे हैं ये रुकना चाहिए। इससे आप बहुत कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर लेंगे।